सबको राम राम भाई। जैसा कि आप सबको पता ही है, अपने इस YouTube चैनल पे हमने एक फ्री आरसी प्रो कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें शुरू में मैं आपको रीडिंग सिखा रहा हूँ। कहने का मतलब कि एक एडिटोरियल का मीनिंग कैसे निकालते हैं, उसको कैसे समझते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा रहा हूँ। उसके बाद अपन करेंगे प्योर प्रैक्टिस, जिसमें अपन क्लोज टेस्ट पैराजंबल की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बैंकिंग लेवल के होंगे। ठीक है। इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने फ्री में ग्रामर भी पढ़ा रखी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो आरसी की क्लासेस होती हैं, इनकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आरसी प्रो प्लेलिस्ट। और ये जो क्लास होती है मेरे भाई, इसकी जो पीडीएफ होती है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिलेगा। आ जाइए, करते हैं अपनी आज की क्लास की शुरुआत। जैसा कि आप हमेशा करते आ रहे हो, आपको मैं पूरा एडिटोरियल दिखाऊंगा ऐसे 10-10 सेकंड एक स्लाइड पर रोककर। आप जैसे ही स्लाइड को देखोगे, आप पॉज बटन दबाओगे और आप पूरे के पूरे पैराग्राफ का मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे अपने आप। मैं एक बात ये फिर से कह देता हूं और चीख चीख के कह देता हूं कि मेरे भाई, अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि टीचर एक एक वर्ड का आपको ऐसे मीनिंग बताएगा और उसको आप ऐसे ठुड्डी के नीचे हाथ लगा के देख लोगे, सुन लोगे और आपसे होने लग जाएगा पेपर में, तो आप एक भ्रम में जी रहे हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीड करके कॉम्प्रीहेंड करना, रीड करके समझना, ये तब हो पाएगा आपसे जब आप खुद समझने की आदत बनाओगे। पहला अटेम्प्ट मारना है आपको, चाहे 10% समझ में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ये डिफिकल्ट वर्ड्स नीचे दिए हुए, इनके मीनिंग पढ़ो और फिर से सेकंड अटेम्प्ट लगाओ और फिर मैं कराऊंगा। ऐसे धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपकी ये जो समझने की क्षमता है धीरे धीरे बढ़ती हुई जाएगी। आपको इसको देख कर जो फोबिया सा था, जो डर लगता था अरे मेरे से तो होगा ही नहीं, वो अब धीरे धीरे कम होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। आज का जो एडिटोरियल है वैसे थोड़ा सा ईजी साइड पे ही है, वो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं। देखते हैं किसके 10 आउट ऑफ 10 आते हैं आज। चलो जी, रोकू मैं। हर स्लाइड पे 2-2 अटेम्प्ट आपको करने ही करने। करिए शुरू। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि आपने हर स्लाइड के ऊपर 2-2 अटेम्प्ट जरूर लगा लिए होंगे। ठीक है। मैं सिर्फ पता आपसे कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इतना समझ में आया क्या कि ये पूरे के पूरे आर्टिकल में इस बारे में बात हो रही है कि भैया 2026 में वॉर वगैरह की वजह से क्या होगा, पूरे मंदी सी आ रही है। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी बहुत अच्छी होने की आशंका थी, उतनी अच्छी अब नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि भैया वॉर की वजह से तेल वेल इन सब की कीमतें बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ेंगी तो लोग चीज़ें कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमी अपनी डाउन जाएगी, जीडीपी डाउन जाएगी। ठीक है। अब उसको केटर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कुछ इलाज बताए। ठीक है। इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं अपन, ऐसा 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 कर सकते हैं, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा। ठीक है। ये पूरा का पूरा अपना आज का एडिटोरियल था। क्या इतना क्रक्स आप समझ पाए? अगर इतना भी क्रक्स आप समझ पाए तो बहुत है मेरे लिए। बस आदत डाल लो, ये जो इनसे ना डरना छोड़ दो बस तुम, कि अच्छा हमें तो समझ में नहीं आएगा। चाहे 10% समझ में आए, आपको खुद से रीड करने की आदत डालनी। ठीक है। आ जाइए, अब मैं करा देता हूं। इट इज क्लियर दैट 2026 वोंट बी अ ग्रेट ईयर फॉर द इकोनॉमी। ये बात तो देखो साफ है, ये बात साफ है कि 2026 एक अच्छा साल, बहुत बढ़िया साल नहीं होगा इकोनॉमी के लिए। अब ऐसा क्यों कह रहा है ये? इट स्टार्टेड विद प्रोजेक्शंस ऑफ 6.8 to 7.2 ग्रोथ। साल जो शुरू हुआ था वो हुआ था 6.8 से 7.2 जो है वो प्रोजेक्शन जो थी, जैसे प्रोजेक्ट करते हैं ना कि आगे चल के ये चीज होगी। प्रोजेक्शन का मतलब होता है बेसिकली आगे के लिए अनुमान लगाना। तो जो अनुमान लगाए गए थे कि इकोनॉमी इस साल जो है 6.8 से 7.2% की ग्रोथ से बढ़ेगी। अ डे बिफोर ये जो a day before US attacked Iran, the chief economic advisor actually raised his estimate to 7.1 to 7.4%। बल्कि बात तो यहां थी कि साल शुरू तो हुआ था 6.8 से 7.2 की प्रोजेक्शन थी। ये वॉर शुरू होने से जस्ट एक दिन पहले जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड जो एडवाइजर है, सलाहकार है,
उन्होंने इस एस्टीमेट को बढ़ाया था कि नहीं नहीं इससे भी और अच्छा करेंगे, अपन 7.1 से 7.4% तक कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वॉर शुरू हो गई। बट नाउ, लेकिन अब विद ऑयल शॉक एंड फॉलिंग रुपी, ये जो ऑयल शॉक आया, ऑयल शॉक का मतलब क्या है यहाँ पर, भैया ऑयल की शॉर्टेज आ गई तो उस वजह से ऑयल का क्राइसिस आ गया। ये जो ऑयल क्राइसिस आया, ये जो घटता हुआ रुपए की समस्या आई, मूडी सीज इंडियाज ग्रोथ स्लोइंग टू 6% दिस ईयर। अब ये मूडी क्या है, थोड़ा सा भी अगर आप इकोनॉमिक्स रिलेटेड आर्टिकल आपने कभी पढ़े हैं तो आपने देखा होगा, बेसिकली ये मूडी एक, इट इज अ ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट कंपनी। ये एक कह लग सकते हो एक टाइप की कंपनी है जो अपनी रिपोर्ट वगैरह रिलीज करती है कि अच्छा इस देश की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, ये इस रेट से ग्रो होगी, आगे चल के ऐसा होगा, इस टाइप की रिपोर्ट्स वगैरह ये पब्लिश करती है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये देखती है, बेसिकली इसका अनुमान है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो घटकर 6% रह जाएगी इस साल। मतलब जो पहले अपना अनुमान था कि अपन 6.8 से 7.2% तक करेंगे इस साल, वो इस वॉर की वजह से, इन चीजों की वजह से घटकर इतनी हो जाएगी इस ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। रीजंस आर क्लियर, और इस बात के रीजन जो है वो साफ है। हाई इनपुट कॉस्ट विल रेज प्राइसेस, हाई इन्फ्लेशन विल डिप्रेस डिमांड। ये कह रहा है कि रीजन बिल्कुल साफ है। होगा क्या, तेल महंगा हो गया, जो भी चीजें बाहर से आती हैं वो सारी की सारी, क्योंकि ऑब्वियस बात है वॉर की वजह से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट रुक गया, है ना, सारी चीजें महंगी होगी। जब इनपुट ही महंगा होगा तो जो भी चीजें बनती हैं कहीं भी, जब वो शुरुआत ही 100 की बजाय 150 से होगी उसकी, तो ऑब्वियस बात आगे पूरी की पूरी चेन महंगी हो जाएगी। और चीजें जब महंगी होती हैं तो लोग खरीदने से पीछे हटते हैं, है ना। अब जिनके, आपकी सैलरी तो फिक्स है ना, कोई बंदा 10,000 कमाता है, ठीक है, पहले वो 10,000 में इतना अमाउंट, इतनी चीजें खरीद लेता था, पैसे बच गए तो 40 साल इस महीने जूते भी ले लेता हूं। अब अगर भैया चीजें, हर चीज महंगी हो जाएगी तो उसके पास वो 2,000 रुपए जो सेविंग करता था वो बचे ही नहीं, तो इस बार वो जूते नहीं लेगा, यानी डिमांड घट जाएगी चीजों की। रीजन साफ है कि हाई इनपुट कॉस्ट जो है, इनपुट कॉस्ट हाई होगी, उस वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे। अच्छा, और हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होती है, दामों का बढ़ना, चीजों की कीमतें बढ़ना। ये जो हाई इन्फ्लेशन होगी वो डिप्रेस कर देगी डिमांड को, यानी दबा देगी डिमांड को। व्हाट कैन गवर्नमेंट डू, अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टू स्टार्ट विद, मतलब शुरुआत में ये करना चाहिए, बेसिकली ये काफी सारी चीजें बताएगा। अच्छा कह रहा है शुरुआत यहां से कर सकते हैं। टू स्टार्ट विद कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल, मेक रुपीज वीकनेस इंडियाज स्ट्रेंथ। ये जो रुपये की वीकनेस है, ये जो रुपए की वैल्यू घट रही है, इसको इंडिया की स्ट्रेंथ बनाओ। कैसे कर सकते हैं ये चीज, ईयर अगो, एक साल पहले की अगर बात करें तो $1 जो है वो 85 रुपए के बराबर था लगभग, रफली। नाउ इट्स अराउंड 96, अब ये लगभग 96 रुपीज के अराउंड है। दैट मेक्स इंडियन इंपोर्ट्स चीप एंड कंपेटिटिव। इस चीज की वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट बोल दिया शायद मैंने, दैट मेक्स इंडियाज एक्सपोर्ट चीप एंड कंपेटिटिव। इसको आप ऐसे समझो, बेसिकली जैसे कोई बाहर के देश है, ठीक है, यूएस हो गया और भी यूरोपियन कंट्रीज होगी, और जो अपने यहां से कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, कोई मसाले हो गए, कोई फल फ्रूट हो गए, वो चीजें जो इंपोर्ट करते हैं, पहले वो $1 में, क्योंकि $1 की वैल्यू कितनी थी, 85 रुपए, $1 में वो 85 रुपए का सामान खरीद पाते थे, ठीक है, उनकी कमाई तो डॉलरों में है ना। अब क्या हुआ, रुपए की वैल्यू घट गई तो वो उसी $1 में इस बार ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। मेरी बात आ रही है समझ में। तो इस वजह से उनको ऐसा लगेगा, जो बाहरी वालों के लिए, देखो ऐसा मत सोचना कि यार देखो हर चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, ये तरीके बता रहे हैं, ठीक, कहने का मतलब भी आपदा में भी अवसर ढूंढने वाली बात है। तो ये जो इस एडिटोरियल का ऑथर है वो ये कहना चाहता है, मेरे भाई मैं आपको इसको इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूं। काफी लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार रुपया घट रहा है, उससे कैसे ठीक हो सकती है चीज, उसका ये एक एंगल बता रहा है सोचने का कि जो बाहर वाले देश हैं उनको तो अब इंडिया में अगर वो उनकी करेंसी के हिसाब से सामान खरीदना चाहे तो ज्यादा मिलेगा ना पहले से, तो इस वजह से उनको ऐसा लगेगा कि एक्स देश का भी उनकी करेंसी डाउन नहीं हुई है तो वहां से अगर वो सामान खरीदें तो कम मिल रहा है, इंडिया से सामान खरीदे तो ज्यादा मिल रहा है, तो इस वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो सस्ता हो गया और कंपेटिटिव हो गया, तो इंडिया से खरीदना अब उनके लिए थोड़ा सा बेहतर पड़ेगा। एक और एग्जांपल से समझाऊं, मान लेते हैं कि $1 जो है वो इंडिया के 96 रुपए, पहले 85 था, अब 96 था, अब 96 हो गया। यही चीज कोई बंदा है, मान लो मैं यूएस में रहता हूं, मेरे को एक चीज इंडिया से खरीदने का ऑप्शन है या चाइना से खरीदने का ऑप्शन है,
चाइना की करेंसी जो है वो डाउन नहीं जा रही, चाइना की करेंसी उतनी की उतनी है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। और इंडिया की करेंसी डाउन चली गई, तो उस वजह से पहले पहले खरीदता था तो चाइना से सस्ता पड़ रहा था ये 85 रुपए के रेट के हिसाब से। अब इंडिया की वैल्यू, इंडिया की करेंसी की वैल्यू डाउन होने की वजह से वही सेम चीज अब इंडिया में सस्ती मिलेगी, तो ऑब्वियस बात है वो यहां से खरीदेगा, इंडिया से खरीदेगा। तो ये वो चीज कहना चाह रहा है मेरे भाई कि अपने लिए तो बेकार बात है, अपनी करेंसी की अगर वैल्यू घटती है तो ये अपने लिए कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन इससे ये एक टाइप का एक फायदा होता है, जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो सस्ता और कंपेटिटिव हो गया। तो हमें इस चीज पर काम करना चाहिए। पहले पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ जी? आज पूरा इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, तो थोड़ी थोड़ी ये चीजें ना अपने को समझनी पड़ेंगी, ठीक। बैंक वाले जो बच्चे होते हैं वो उनमें उनके एग्जाम में ज्यादातर इकोनॉमिक्स रिलेटेड ही आते हैं पैसेज। क्या समझ में आया? प्रोजेक्शन भैया पहले इतनी थी, ये ग्रो होना था, ये साल अच्छा नहीं जाएगा, पहले प्रोजेक्शन इतनी थी, बल्कि हम तो यहां तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस वॉर की वजह से प्रोजेक्शन अब इतनी रह गई। क्यों? कारण क्या है? कारण ये कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है? ये जो रुपए की घटती हुई वैल्यू है, इसको थोड़ा सा कह लो कि इसके इंपैक्ट को केटर करने के लिए ये वाली चीज पर काम कर सकता है। फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स वुड लाइक टू सेट अप शॉप हेयर। जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहां पर दुकान खोलना पसंद करेंगे। अब इसको कैसे समझो? ये वही वाली बात है, वही वाली बात कंटिन्यू हो रही। पहले मान लो कि यहां पे एक दुकान, अपना स्टोर खोलने में उनको $1000 खर्च करने पड़ते थे, क्योंकि रुपए की वैल्यू $1 की 85 रुपए थी, ठीक है। अब $1 में 96 रुपए की चीज आ रही है, तो अगर यहां पे दुकान डालनी है तो अब उनको $1000 या 10,000 जो भी मैंने पहले बोला उतने नहीं खर्च करने पड़ेंगे, उससे कम में ही काम चल जाएगा, तो वो उनके लिए चीपर हो गया। तो फॉरेन मैन्युफैक्चरर जो है वो अब यहाँ पे दुकान खोलना चाहेंगे क्योंकि सस्ते में खुल जाएगी। सो रोल आउट रेड कारपेट। तो एक काम करो, उनके लिए रेड कारपेट बिछा दो। अब ये एक फ्रेज होता है, इसका मतलब था किसी के लिए, जैसे होता ना कोई बड़ा अतिथि वीआईपी आना होता तो रेड कलर का कालीन बिछा दिया जाता है, कहने का उनका स्वागत करो। अब ये चीज होनी है, अब वो इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि रुपए की वैल्यू गिरी है, तो उनका कम पैसे में यहाँ पे स्टोर खुल सकता है, तो वो आना चाहेंगे। तो रेड कारपेट रोल करो ना, और बढ़ चढ़ के स्वागत करो, इस चीज को एडवर्टाइज करो कि हाँ भैया आ जाओ। पॉलिसी वगैरह ऐसी बनाओ, है ना। सरकार रेड कारपेट रोल करेगी तो इसका मतलब पॉलिसी को थोड़ा सा ऐसा करेगी कि ठीक है ना, हम नॉर्म्स वगैरह ऐसा कर रहे हैं कि आप इजीली आ सको। टैक्सेस वैक्सेस हटा दिए उनके ऊपर, थोड़ा और अच्छा कर दिए। नाउ इज ऑल्सो द टाइम टू वीन इंडिया ऑफ इंपोर्टेड ऑयल एंड गैस डिसाइसिवली। और ये अब नाउ इज ऑल्सो द टाइम, ये भी नाउ इस चीज का भी टाइम है कि वीन इंडिया ऑफ, वीन का मतलब होता है बेसिकली डिपेंडेंस खत्म करना, किसी के ऊपर जो आश्रित है अपन, ग्रेजुअली स्टॉप डिपेंडेंस। डिपेंडेंस जो है इंडिया की इंपोर्टेड ऑयल और गैस के ऊपर, उसको डिसाइसिवली सोच समझ के तरीके से उसको कम करना। पीएम हैज अर्ज फार्मर, पीएम ने किसानों से अनुरोध किया है कि वो स्विच करें, चेंज कर लें सोलर पंप्स की तरफ। वो जो बेसिकली अभी ऑयल से, इलेक्ट्रिसिटी से पंप चला रहे हैं, उसकी बजाय वो सोलर पंप का यूज करें। लेकिन ईवी और बायोफ्यूल जो है शुड बी थर्स्ट एरियाज एज वेल। पीएम ने इस चीज की अपील तो करी है किसानों से कि भैया सोलर पंप वगैरह यूज कर लो, लेकिन ईवी और बायोफ्यूल जो हैं ये भी थर्स्ट एरियाज होने चाहिए। थर्स्ट एरियाज का मतलब क्या है कि इन चीजों को पुश किया जाना चाहिए, इन चीजों पर फोकस किया जाना चाहिए। पीएम ने इस चीज के लिए तो अपील करी है, लेकिन इसके अलावा इन चीजों पर भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, फोकस किया जाना चाहिए। थर्स्ट मतलब होता है बेसिकली धकेलना, वैसे तो किसी चीज को धक्का देना, पुश करना, कहने का इन चीजों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, इन चीजों को भी प्रायोरिटी बनाया जाना चाहिए। मीनवाइल, उसी समय पर, इफ रशिया इज विलिंग टू सेल ऑयल फॉर रुपीज, आपने सुना होगा कोई ना कोई ऐसी, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो ये ना डॉलर वॉलर कैसे काम करता है, अगर आपका भी शौक है इस टाइप की वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो आपको नोटिस किया होगा उसमें कि जितना भी, मतलब भले ही यूएस में नहीं हो रहा, वो लेन देन जो भी हो रहा है, तेल बिक रहा ईरान का, तेल बिक रहा रशिया का, और डील चल रही है डॉलरों में, है ना। इसी वजह से ये डॉलर बहुत मजबूत रहता है। तो ये कह रहा है कि अगर रशिया तैयार है कि वो इंडियन रुपये के हिसाब से डील कर लेगा, कि होता क्या ना, जब डॉलर में एक्सचेंज होता है ना तो डॉलर मजबूत होता रहेगा, चाहे कुछ भी होता रहे बाकी देशों में। अगर इंडियन करेंसी में ही डील हो जाए डायरेक्ट, कि भैया रुपए में डील होने लग जाए, और डॉलर में भी क्यों करते हैं, आपने अगर थोड़ा पढ़ा है, सुना है कि रशिया का तेल बिक रहा है, ईरान का तेल बिक रहा है, बल्कि वो तो प्रतिद्वंदी है, तो क्यों करते हैं वो डॉलर में डील? डॉलर में डील वो इसलिए करते हैं क्योंकि डॉलर का प्राइस जो है वो स्टैग्नेंट रहता है, या ऊपर की तरफ ही जा रहा है, वो नीचे नहीं जाता। इसको आप ऐसे समझिए
कि भैया रशिया ने डील कर ली इंडियन रुपी में, मान लेते हैं कि 100 रुपए लीटर की डील हो गई, ठीक है। अब बाद में इंडियन रुपए की वैल्यू गिर गई, है ना, इंडियन रुपए की 100 रुपए की वो वैल्यू ही नहीं रही, तो उन्होंने जो डील करी थी उनको तो घाटा हो गया ना। 100 रुपए पे डील करी, कल को चल के वो गिर गए, है ना। इस वजह से बाकी जितने देश भी हैं वो डॉलर में डील करना पसंद करते हैं। तो ये कह रहा है कि रशिया, क्योंकि हमारे टर्म्स ठीक है उनके साथ, अगर रशिया तैयार है अपना तेल रुपी के अकॉर्डिंग बेचने में, तो हमें उनके साथ साइन कर लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी। एंड टू अर्न मोर डॉलर्स, और डॉलर कैसे कमा सकते हैं, अपने देश में डॉलर कैसे आ सकते हैं। लेट्स कोट टूरिस्ट इंक्लूडिंग मेडिकल टूरिस्ट दिस ईयर। कोट करना चाहिए, कोट यहाँ पे वो नाउन वाला कोट नहीं है, अदालत वाला कोट नहीं है। कोट समबडी का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी चीज को प्राप्त करना या किसी चीज को वेलकम करना, है ना, उसको अच्छे से। कोट टूरिस्ट का मतलब उनको लुभा के लेके आना, ऐसा मतलब लिखा होगा यहाँ पे, टू प्लीज समवन और ऑब्टेन समथिंग, किसी चीज को ऑब्टेन करना है, किसी को खुश करना। डॉलर कैसे कमाओगे भैया, अब जो ऐसे देश हैं जहां पे डॉलर वगैरह चलता है, उनके टूरिस्ट अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ खर्चा करेंगे, डॉलर में खर्चा करेंगे, अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ेगा। ऐसे तो टूर क्या करना चाहिए हमें डॉलर कमाने के लिए, यानी डॉलर अपने इंडिया में आए, डॉलर अपने इंडिया में खर्च हो, निवेश हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, हमें टूरिस्ट को बुलाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इंक्लूड करना चाहिए मेडिकल टूरिस्ट को। आपने सुना होगा अपने देश में ना, जो मान लो सर्जरी है, किसी को सर्जरी करानी है, इवन एक स्टोन निकलवाना है, तो कम से कम 10 गुना महंगा है वो फॉरेन के अंदर। अपने इंडिया में वो काम बड़े सस्ते में हो जाते हैं, अपने इंडिया में जो इलाज है वो बहुत सस्ता है, इसलिए मेडिकल टूरिस्ट बोलते हैं उनको, जो इलाज कराने आते हैं उनको मेडिकल टूरिस्ट बोलते हैं। इस साल हमें इस चीज़ पर काम करना चाहिए। व्हाट अबाउट कंजम्पशन डिमांड, और कंजम्पशन डिमांड का क्या करें, जो कि बिगेस्ट ड्राइवर है इंडियन इकोनॉमी का, उसके बारे में ये अगले पैराग्राफ में बात करेगा। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या बताया इसने, देखो पीछे इसने क्या बताया कि भैया इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी, डिमांड घटेगी। अच्छा, सरकार क्या कर सकती है, तो पहली चीज तो ये, जो रुपए की वैल्यू गिर रही है उसको केटर करने के लिए क्या कर सकते हो, रुपए की वैल्यू गिरी तो हमारा एक्सपोर्ट चीप और कंपेटिटिव होगा, तो एक्सपोर्ट ज्यादा करो, चीजें उन पर काम करो। जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स अपने यहाँ सेटअप करना चाहते हैं दुकान वगैरह, क्योंकि उनके लिए अब ये चीज़ सस्ती होगी यहाँ पे सेटअप करना, क्योंकि रुपये की वैल्यू गिर रही है, तो एक काम करो भैया, रेड कारपेट बिछाओ उनके लिए, यानी पॉलिसी वगैरह और सूद करके उनको और ज़्यादा बुलाने की कोशिश करो। और क्या करो इसके अलावा, जो हमारी डिपेंडेंस है, जो हम तेल वगैरह के लिए दूसरे देशों पर आश्रित है, क्योंकि वो महंगा हो रहा है, तो इधर इकोनॉमी को गिराएंगे, उनका लेंगे, इंपोर्ट बिल बढ़ता है अपना, इंपोर्ट को कम करना है, तो उसके लिए क्या करो, प्रधानमंत्री ने अपील करी है कि सोलर पंप वगैरह यूज किया करो, लेकिन ईवी और बायोफ्यूल पर भी काम करो, इनको भी मेन एरियाज बनाओ। अगर रशिया रेडी है रुपीज में डील करने के लिए, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करो उनके साथ, और डॉलर आए अपने देश में, उसके लिए क्या करो, टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपीलिंग बनाओ, अपने देश की डेस्टिनेशन को टूरिस्ट के लिए अपीलिंग बनाओ, उनको खींच के लेकर आओ, मेडिकल टूरिस्ट बुलाओ। और कंजम्पशन डिमांड का क्या करें, हमारे देश में, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, तो उसका फ़ायदा क्या है, इतने सारे लोग, इतने सारे पेट, ठीक है, इतने सारे पेट, तो वो खाएंगे तो चीज़ों की डिमांड बनी रहती है। अपने देश में जो मेन अपनी इकोनॉमी के ग्रोथ है, बेसिकली कुछ भी धंधा खोलते हैं वो चलता है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास मार्केट है बड़ी, ना बोलते हैं ना, इंडिया इज़ अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सामान बिकता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी का जो मेन है, व्हाट अबाउट कंजम्पशन डिमांड, कंजम्पशन की जो डिमांड है, क्योंकि चीज़ें महंगी, अभी अपन ने सबसे पहले पैराग्राफ में देखा कि चीज़ें महंगी होंगी, ये तो बाकी सेकेंडरी चीज़ें हैं ना, जो महंगी होने से जो डिमांड खत्म होगी उसका क्या करोगे। इसने देखो चीज़ें बताई, इसने क्या कहा, रुपए की वैल्यू घट रही है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। अच्छा, जो बाहर से ऑयल वगैरह आता है उससे इंपोर्ट बिल बढ़ता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, बाहर से डॉलर कमाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब ये बात करा कि जो कंजम्पशन डिमांड घटेगी उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, उसका क्या करें, जो बिगेस्ट ड्राइवर है, जो सबसे मेन फैक्टर है ग्रोथ का इंडियन इकोनॉमी का, उसके लिए क्या करें, उसकी बात यहां पर करेगा। नहीं पढ़ा तो अब भी पढ़ लो, ये जो 2 पैराग्राफ हैं, दिस एंड दिस वन, ये 2 पैराग्राफ की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है, आपने नोटिस किया होगा। पहले 2 आपको बड़ी आसानी से समझ में आए होंगे, इसमें आपके दिमाग में कुछ डाउट होंगे, ये कैसे हो रहा है यार, ये चीज घट रही है, इकोनॉमी घट रही है, तो ये कैसे बढ़ रहा है, सब समझाऊंगा। लेकिन मेरे कहने से एक अटेम्प्ट और दे लो, मेरे कहने से इन दोनों स्लाइड्स पर एक एक अटेम्प्ट और दे लो तुम,
मान लो, ठीक है, करो एक बार। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा होगा। और ये सबसे मुश्किल पैराग्राफ है आज का, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी टेक्निकलिटीज, अपने को इकोनॉमिक्स रिलेटेड बातें करनी पड़ेंगी। आओ समझते हैं। इन्फ्लेशन इज बाउंड टू हर्ट इट। हर्ट व्हाट? डिमांड। ये जो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो बढ़ेगी वो ऑब्वियसली इस चीज को, डिमांड को हर्ट करेगी, ठीक है। बाउंड टू डू समथिंग मतलब ये चीज तो होनी ही है, ठीक। जो इन्फ्लेशन है ये तो पक्का है कि वो डिमांड को हिट तो करेगी, खास करके लोअर एंड ऑफ द कंजम्पशन पिरामिड को। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, ठीक है। ये कहना चाहता है ये अमीर लोग हैं, टॉप पे मान लो इधर अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, और नीचे गरीब लोग हैं, ठीक है। ये कहना चाहता है कि ये वाले एरिया, इन लोगों की जो डिमांड्स होती हैं, जो गरीब पॉवर्टी लाइन या कह लो उससे आसपास मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये वाले लोगों की जो डिमांड है, ये डिमांड तो ऑब्वियसली घटेगी। आगे इसने जैसे बात करी कि अमीर लोगों की डिमांड नहीं घटेगी, क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर भैया कोई तेल है, ठीक है, अपना सरसों का तेल है, खाना बनाने में यूज होता है, अगर इनके लिए अगर उसकी कीमत 200 रुपये लीटर से 250 रुपये लीटर हो जाए, तो ये वाले लोग क्या करेंगे भैया, कम तेल डालना शुरू कर देंगे, ठीक, और ऑल्टरनेटिव्स देखने लग जाएंगे। इसको क्या फर्क पड़ता, 200 की जगह 250, 1000 का भी हो जाएगा तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहना चाह रहा है, पहली लाइन के अंदर ये कहना चाह रहा है कि हाँ भैया, महंगाई महंगाई बढ़ने से डिमांड पे असर तो आएगा, हर्ट तो करेगी महंगाई इसको, खास करके ये जो लोअर एंड है, निचला हिस्सा है कंजम्पशन पिरामिड का, उसको। डिस्पाइट किस चीज के बावजूद? ये जो जेनरस, बहुत अच्छे खासे कैश ट्रांसफर करती है जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, आपने सुना होगा स्कीम चलाई जाती ना कि हर महीने भैया इतने रुपए आपको मिलेंगे। चाहे कितना भी ये कर लें, चाहे कितना भी ये वाली चीज कर ले सरकार और वो अच्छे खासे ये पैसे ट्रांसफर कर दे योजनाओं के नाम पे, लेकिन फिर भी डिमांड कम तो होगी। बट लेकिन अब ये उसके बारे में चीज रख रहा है कि उसको कैसे अपन केटर कर सकते हैं, किन चीजों पर फोकस कर सकते हैं। बट एज द पेंडेमिक शोड, प्रीमियम डिमांड रिमेन्स रेजिलियंट। लेकिन जैसा कि पेंडेमिक ने दिखाया, जब कोरोना आ गया था, पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो किसी एक पर्टिकुलर पूरे देश में फैल जाए या पूरे विश्व में फैल जाए। पैन मतलब ओवरऑल, ठीक है। एंडेमिक बीमारी के लिए यूज होता है, तो पैन एंडेमिक कहने वाला ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में या एक पूरे देश में फैल जाए। कि जैसा कि पेंडेमिक ने दिखाया, जैसा कि पेंडेमिक ने दिखाया कि जो प्रीमियम डिमांड होती है, प्रीमियम डिमांड का मतलब ऐसी चीज़ों की डिमांड जो चीज़ें महंगी है, जो रिच लोग अफोर्ड कर पाते हैं, उन चीज़ों की जो डिमांड होती है वो रेजिलियंट रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है? ऐसी जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े, जो रेजिलियंट हो। अब रेजिलियंट को हिंदी में क्या लिखते हैं? लचीला, मजबूत, जो टफ हो, एंड्योरिंग, मतलब किसी इंपैक्ट को झेलने लायक। अगर कोई इंसान, मैं कहूं कि इस चीज को लेकर मैं रेजिलियंट हूं, ये चीजें मुझे प्रभावित नहीं करती, तो यानी मेरे ऊपर उस चीज का इंपैक्ट नहीं आता, मैं उस चीज को झेल लेता हूं, वो मतलब है इसका। लेकिन जैसा कि पेंडेमिक ने दिखाया, जो प्रीमियम डिमांड है वो रेजिलियंट रहती है, इसलिए कंपनीज को इसको टारगेट करना चाहिए ग्रोथ को डिराइव करने के लिए। जो ऐसी चीजें हैं, जैसे सस्ती चीजें जो मतलब हाउस होल्ड है, उनकी डिमांड, ऐसी चीजों की डिमांड गिरेगी, लेकिन रोल्स रॉयस की डिमांड है, महंगी बाइकों की डिमांड, ऐसी चीजें जो अमीर ही अफोर्ड करते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें थोड़ी मोटी महंगी हो भी जाएं तो इन चीजों को टारगेट करो ताकि ग्रोथ बढ़ती रहे। पोस्ट जीएसटी मोमेंटम, अब ये वाली चीजें आपको परेशान कर रही होंगी, इस लाइन का मीनिंग नहीं समझ में आएगा। पोस्ट जीएसटी मोमेंटम इन व्हाइट गुड्स एंड ऑटोमोबाइल शुड बी मेंटेन्ड। अब पहली बात तो जीएसटी का क्या लेना देना है? अच्छा, व्हाइट गुड्स क्या होते हैं? अब ये वाली लाइन जो है, इसके लिए आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। व्हाइट गुड्स होते हैं मेरे भाई जो बड़े अप्लाइंसेस होते हैं, बिग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, जैसे कि अपने क्या हो गए, फ्रिज हो गए, ठीक है, वॉशिंग मशीन होगी, रेफ्रिजरेटर हो गए, इस टाइप के जो चीजें हैं उनको बोलते हैं व्हाइट गुड्स, ठीक। और ये ऐसा क्यों करा है? पोस्ट जीएसटी यानी जीएसटी के बाद, जीएसटी के बाद का जो मोमेंटम है, जीएसटी के बाद का जो मोमेंटम है व्हाइट गुड्स में और ऑटोमोबाइल्स में, वो मेंटेन रहना चाहिए। अब पहली बार जब आपने पढ़ा होगा, मेरी तरह आपके दिमाग में भी आया होगा कि यार जीएसटी के आने से तो चीज महंगी हुई होगी ना,
ये कह रहा है कि जीएसटी का जो मोमेंटम था व्हाइट गुड्स और ऑटोमोबाइल्स का वो मेंटेन रहना चाहिए। जीएसटी के लगने से तो अब चीज महंगी हुई होगी, और महंगी हुई होगी तो कह रहा है कि उस मोमेंटम मेंटेन रहना चाहिए। हम तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, आपके भी दिमाग में ये चीज आई होगी। समझने की कोशिश करना। ये एक्चुअली इस चीज को जब आप प्रॉपर सर्च करके देखोगे ना, तो आप पाओगे कि जब तक इन चीज़ों पर जीएसटी नहीं था तो और टाइप के टैक्सेस थे इसके अंदर, है ना, ये वाली ड्यूटी, ये वैट और ये चीज़ें। तो उन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन था उसकी वजह से फ्रिज और ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये पहले बल्कि और ज़्यादा महंगी हुआ करती थी। अब जीएसटी आने से एक सिंगल टैक्स हो गया, चाहे किसी भी स्टेट में आप कुछ भी ले लो, चीज़ें आसान हो गई, प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं रहा, है ना। तो ये कहना, उसकी वजह से क्या हुआ था, जब ये जीएसटी आया था 2017 में, देख लेना, जब से ये जीएसटी आया उसके बाद से ये जो फ्रिज वगैरह और ये जो चीज़ें हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, खास करके बड़े इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, इनकी कीमतें घटी, जिसकी वजह से इनकी जो डिमांड है वो बढ़ गई थी। ऑब्वियस बात है, किस चीज़ की कीमत बढ़ती घटती है तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। तो वो वाला ये कहना चाह रहा है कि जीएसटी के बाद का जो मोमेंटम आया था, जो आपने सुना होगा गाड़ियों पर जीएसटी घटा है वापस, है ना, तो जीएसटी आने के बाद का जो मोमेंटम आया था, यानी ये जो डिमांड आई थी, ये जो ग्रोथ आई थी वाइट गुड्स और ऑटोमोबाइल्स में, वो मेंटेन रहनी चाहिए। क्या क्या बोला इसने मेरे भाई, डिमांड घटेगी, लोअर पिरामिड की घटेगी, लेकिन एक तो लग्जरी गुड्स जो अमीरों प्रीमियम डिमांड है वो बढ़ती रहेगी, तो उस पर काम कर लो। इसके अलावा पेंडेमिक में भी हमने देखा कि ये फ्रिज वगैरह इन चीज़ों की डिमांड कोई कम नहीं हुई, तो ये तो एज इट इज चलती ही रहेगी। The top 1% are likely to spend more when they are feeling wealthier due to strong stock market। अब ये वाली चीज में भी आपका दिमाग खराब हुआ होगा यार। एक साइड तो कह रहे हो इकोनॉमी डाउन जा रही है, और दूसरी साइड पे कह रहे हो, ये तो चलो आपको इतना तो समझ में आया कि जो टॉप 1% है, यानी जो टॉप 1% अमीर लोग हैं, उनको ऐसा फील होगा, वो और ज्यादा स्पेंड करेंगे, और ज्यादा खर्चा करेंगे, क्योंकि जब उन्हें फील होगा कि वो और अमीर हो गए हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट की वजह से। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जिसने पैसा लगा रखा है, मान लो उसने 1 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, भले उसने विड्रॉ नहीं करा है, लेकिन जैसे उसने देखा कि यार 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गए, तो वो उसको ऐसा फील होगा यार मैं और अमीर हो रहा हूँ, तो फिर वो लग्जरी गुड आइटम, चले गाड़ी और ले लेते हैं, ये वाली चीज़ ले लेते हैं, वो ऐसा करेगा। लेकिन इसमें सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि भैया जब इकोनॉमी नीचे जा रही है तो स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है। हाँ जी, आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, जब कोविड पैंडेमिक आया तो चीजें एक बार इकोनॉमी वगैरह सब चीजों डाउन हुई, लेकिन जैसे कोविड पैंडेमिक खत्म हुआ तो आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट ने ऐसे छप्पड़ फाड़ दिए। तो होता क्या है, जब भी मंदी आती है ना, जब भी मंदी आती है तो ये जो स्टॉक चीज़ों के जो बेसिकली स्टॉक्स होते हैं उनके प्राइस कम हो जाते हैं, तो बहुत लोग खरीदते हैं इस टाइम पे कि आगे चल के तो बढ़ना ही है। होता ना, पॉजिटिव चीज़ों नज़रिए से देखते हैं कि आगे चल के चीज़ें बढ़ेंगी, बेचने वाले भी होते हैं कुछ लोग, लेकिन ज़्यादा इसमें लोग पैसा उल्टा डालते हैं कि अच्छा स्टॉक सस्ते हो गए, इसमें पैसा डालो, ये कल को बढ़ेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो ये उस बेस पे कह रहा है, होगा क्या कि बहुत लोग पैसा डालेंगे, जैसी ओवरऑल इकोनॉमी गिर रही है तो उनको ऐसा लगेगा कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, तो कुछ दिन तो नीचे जाएगी, लेकिन जैसी वो नीचे जाएगी इतने लोग उसके अंदर पैसा डाल देंगे कि स्टॉक मार्केट उठ जाएगी। इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। आप ये मत सोचिए कि इकोनॉमी नीचे जा रही तो स्टॉक मार्केट भी हमेशा नीचे जाएगा। नो, बहुत बार उल्टा भी होता है कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, या वाइस वर्सा। ये आपस में रिलेटेड नहीं है, मतलब रिलेटेड है लेकिन ऐसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कि बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ऐसा नहीं। उस वजह से ये कह रहा है कि होगा क्या, इकोनॉमी नीचे जाएगी, स्टॉक सस्ते होंगे, लोग पैसा डाल लेंगे, स्टॉक मार्केट उठ जाएगी, तो जो टॉप 1% है इनको ऐसा लगेगा यार पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है तो उस हिसाब से खर्चा भी बढ़ा देंगे ये। सो स्मॉल पॉलिसी ट्वीक्स, क्योंकि स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो थोड़ा सा पॉलिसी ट्वीक जो है, फॉर इंस्टेंस जैसे कि रेजिंग ईपीएफओ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स कैन हैव द डिजायर्ड इफेक्ट। अब ये वाली लाइन भी नहीं समझ आई होगी आपको। अगर आप सरकारी नौकरी में जो हैं, आपके घर में कोई है, तो आपको पता होगा कि उनका ना वो कटता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, पीएफ कटता हुआ सुना होगा आपने, है ना। तो होता ना जैसे एनपीएस स्कीम, और ये कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सुना होगा यार। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा बेसिकली कटता है, जो उनको लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, और वो जो हिस्सा कटता है सरकार उसको इन्वेस्ट करती है। कुछ
फंड्स में इन्वेस्ट करती है, कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, ऐसे करके वो जो बढ़ता अल्टीमेटली वही आपको ही वापस ऐसे करके मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पर। तो ये जो ईपीएफओ है बेसिकली एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी जो ये लगभग 15% के आसपास ये स्टॉक्स में लगाते हैं पैसा, क्योंकि स्टॉक्स थोड़े से वॉलेटाइल होते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि पैसा बिल्कुल डूब ही जाए, तो इसलिए क्या करते हैं सिर्फ 15% लगाते हैं। तो अगर वो 15 की जगह 20% लगा दे, क्योंकि स्टॉक उस टाइम पे ऊपर है, तो उससे क्या होगा, स्टॉक मार्केट में और पैसा आ गया। ये काम सरकार करती है, आप डिसाइड नहीं करते कि सरकार आपका पैसा वो वाला जो पीए वाला पैसा वो कहाँ लगेगा, सरकार करती है ये काम, ठीक है। तो वो कह रहा है कि पॉलिसी को चेंज करके ये वाला जो पैसा ईपीएफओ वाला 15% की जगह अगर 20% लगा दें तो स्टॉक में और ज़्यादा पैसा आ गया, स्टॉक में और ज़्यादा पैसा आ गया तो स्टॉक और ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा, स्टॉक और ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा तो ये अमीरों के पैसे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर ये और ज़्यादा खर्चा करेंगे, और ज़्यादा खर्चा करेंगे तो डिमांड से जो अपनी कंजम्पशन डिमांड से जो इकोनॉमी उठती है वो उठेगी। ये कहना चाह रहा है। ये वाली चीज़ पढ़ने के लिए जो आपके दिमाग में चीज़ें आई होंगी कि भैया ऐसे कैसे हो रहा है, जीएसटी के बाद का मोमेंटम, आपका दिमाग भी कह रहा होगा जीएसटी आने से तो कीमत बढ़ी तो डिमांड कम होनी चाहिए, वो वाला डाउट। ऐसे ही अगर इकोनॉमी गिरी तो स्टॉक मार्केट कैसे उठ रहा है, ये ईपीएफओ की इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं, ये चीज़ें मुझे पता है, आप में से भी मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होंगी, अब क्लैरिटी आ गई होगी। चलो जी नेक्स्ट पढ़ा जी। हाँ जी, ऑयल, गोल्ड, फर्टिलाइजर एंड कुकिंग ऑयल। ऑयल, गोल्ड, फर्टिलाइजर एंड कुकिंग ऑयल, 4 चीज़ें जो गवर्नमेंट चाहती है कि आप कम खरीदो, और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अगर इसमें मिला लें तो ये इकट्ठे होकर बनाते हैं मेकअप, यानी बनाते हैं लगभग हाफ ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट बिल। इंडिया जितना भी चीज़ें इंपोर्ट करता है उनका जो टोटल बिल बनता है इंडिया का, कह लो कि जो टोटल पैसा इंडिया खर्च करता है चीज़ें इंपोर्ट करने में, किसी भी देश के लिए इंपोर्ट अच्छा नहीं होता। कोई भी देश जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है इंपोर्ट कम करता है वो हमेशा ग्रो करता है, कोई भी देश जो एक्सपोर्ट कम करता है इंपोर्ट ज़्यादा करता है उसकी इकोनॉमी डाउन जाती है, सिंपल फिलॉसफी, ठीक है। चाइना इसलिए ग्रो करता है क्योंकि चाइना के अंदर इतनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है। तो ऑयल, गोल्ड, फर्टिलाइजर और कुकिंग ऑयल, ये 4 चीज़ें जो सरकार चाहती है कि आप कम खरीदो, क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ऑयल बाहर से आता है, गोल्ड बाहर से आता है, फर्टिलाइजर और कुकिंग ऑयल ये सब बाहर से आता है, ठीक है। ज़्यादा ऐसा नहीं अपने यहाँ होता नहीं है, लेकिन अपने यहाँ खपत इतनी ज़्यादा है कि उसको पूरा करने के लिए चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती हैं हमें। इलेक्ट्रॉनिक्स को भी मिला लें तो जो टोटल इंपोर्ट जितना हम करते हैं उसका आधा बिल इन्हीं चीज़ों का होता है। सिंस मोस्ट ऑफ दीज कैन बी इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इंटरमीडिएट गुड होती हैं। अब इस लाइन को समझना, क्रूड ऑयल फॉर प्लास्टिक्स, कुकिंग ऑयल फॉर कुकीज़, इफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन इंक्रीजेज, इंडियाज इंपोर्ट बिल मे गो अप। अब ये पूरी लाइन ध्यान से एक बार इकट्ठा ही पढ़ेंगे फिर और अच्छा समझ आएगा। बट हायर इंपोर्ट्स कुड इजीली ऑफसेट बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट अर्निंग। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है एक इसने छोटा सा पॉइंट, बेसिकली जैसे होता ना ऑथर ने अपनी बात रखी, फिर ऑथर अपने आप ही क्लैरिफाई कर रहा है कि कुछ लोगों के माइंड में एक चीज़ आ रही होगी तो उसका भी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम क्या कर रहे हैं कि भैया कंजम्पशन अपनी बनाए रखो, ये वाली जो चीज़ें हैं इन पर काम करते रहो ताकि कंजम्पशन की डिमांड बनी रहे। तो कह रहा है मेरे भाई फॉरेन वाले यहाँ पे अपनी शॉप खोलें, प्लांट लगाएं और अपनी कंजम्पशन बढ़ाए रखने के लिए आप कोई भी चीज़ें बता रहे हो तो वो जो चीज़ें बनाएंगे उनमें भी तो ये चीज़ें लगानी पड़ेंगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गाड़ियों में तेल डलता है ना। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी इंटरमीडिएट गुड होती हैं, यानी अपने यहाँ भी अगर कुछ मैन्युफैक्चर होगा तो उसमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहना चाह रहा है जब कंजम्पशन बढ़ेगी भी ना, अगर हम कहें कि एक देश में अपन कंजम्पशन बढ़ाते हैं, जब कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो चीज़ें खाएंगे, जो चीज़ें खाएंगे वो भले ही अपन डायरेक्ट इंपोर्ट ना करें लेकिन उन चीज़ों को बनाने के लिए भी तो ये चीज़ें जो बाहर से आती हैं लगेंगी। अब मेरी कुछ बात समझ में आ रही है? मान लो हम कह रहे हैं कि बाहर से कुछ डायरेक्ट मत खरीदो आप, ठीक है, आप एक काम करो बाहर से ये चीज़ मत खरीदो डायरेक्ट। आपने कहा जी ठीक है, अपने इंडिया में बनने वाली खरीद रहे हैं अपन, ठीक, लेकिन जो इंडिया में वो चीज़ बन रही है उसमें भी तो एलिमेंट जो हैं वो बाहर से आए हो सकते हैं। तो कह रहा है ये वाली जो चीज़ें हैं ना मेरे भाई, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें इंटरमीडिएट गुड्स हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग के बीच में काम आने वाली गुड्स हैं। जैसे कि प्लास्टिक बनाने में प्लास्टिक अपने यहाँ बनता है लेकिन उसके लिए क्रूड ऑयल चाहिए।
अच्छा कुकीज़ बना लोगे आप यहाँ पे, लेकिन उसके लिए कुकिंग ऑयल चाहिए। आप ये सोच के खुश हो रहे हो, मान लो आपके पास पैसा है भी, आप सोच रहे हो यूएस से भी कुकीज़ आती हैं, यहाँ से नीदरलैंड से भी कुकीज़ आती हैं, यहाँ से भी कुकीज़ आती हैं, मैं तो भैया अपने देश का बना हुआ सामान खाऊंगा क्योंकि मेरे देश की इकोनॉमी मुझे संभालनी है, तो बाहर से नहीं मंगाता। चलो ठीक है, ये इंडिया में कुकी बन रही, मैं तो ये खाऊंगा। लेकिन इंडिया में जो कुकी बन रही है उसमें तो तेल डल रहा है और वो तेल बाहर से आ रहा है, तो इनडायरेक्टली वो कंजम्पशन तो रहेगी। उतना तो आप डायरेक्ट इंपोर्ट करके आप बच रहे हो, मैक्सिमम चीज इधर की खा रहे हो, लेकिन ये वाली जो चीजें हैं इनका तो देखो इंपोर्ट का खर्चा आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर चीजें इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जैसे कि प्लास्टिक बनाने में क्रूड ऑयल लगेगा, कुकीज बनाने में कुकिंग ऑयल लगेगा। अगर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी, कंजम्पशन प्राइस इंक्रीज होगी, तो इंपोर्ट बिल तो देखो बढ़ेगा, लेकिन इंपोर्ट बिल में गो अप, वो तो देखो बढ़ेगा, ये कहना चाह रहा है ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो हायर इंपोर्ट है, लेकिन ये जो इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, इसको अपन ऑफसेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, काउंटरैक्ट कर सकते हैं। क्या करके? अपना एक्सपोर्ट बढ़ाकर, जो सबसे पहले पैराग्राफ में लाइन करी थी, क्योंकि रुपए की वैल्यू घट रही है तो एक्सपोर्ट अपना सस्ता हो गया, ज्यादा एक्सपोर्ट करो। ये जो इंपोर्ट वाला जो अपना माइनस हो रहा है, ये ज्यादा एक्सपोर्ट करके अपन उसको बैलेंस कर सकते हैं। लास्ट लाइन क्या कह रहा है जी ये? वी कैन प्ले सेफ, हम सेफ प्ले कर सकते हैं। हंकर डाउन करके, हंकर डाउन का मतलब क्या होता है? स्टे कॉशियस, थोड़ा सावधानी बरत के, कि बिना मतलब ऐसी कोई पॉलिसी वॉलिसी ना ले आए, कोई ऐसी चीजें ज़्यादा छेड़खानी ना कर दें कि अपने पे उल्टी पड़ जाए। अगर अपन शांति से थोड़ा सा नीचे होके शांति से प्ले सेफ करें तो हम 6% ग्रोथ तो फिर भी अपनी आ जाएगी। और थोड़ा सा अगर रिस्क लेंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो 7% तक भी अपन खींच सकते हैं। ये इसने क्लोजिंग लाइन अपनी दे दी। चलो जी, जिनको नहीं पता है मेरे भाई, ये मेरी 2 किताबें आती हैं जी। थोड़ा सा आपने नोटिस किया होगा मेरे भाई कि मेरे को ना थोड़ा प्रमोशन या चीज़ें करने में थोड़ी सी कह लो कि हिचक है। आपने मेरी कोई भी प्रमोशन की वीडियो 2-3 मिनट से, शायद ही आपने रेयर किसी की, अब जैसे इन बुक्स पे ना भी मैं ये वीडियो अगर बात करूं तो आज शूट कर रहा हूं 5 जुलाई को, ठीक है। बुक पे सेल थी 4 और 5 जुलाई की। आपने वो जो वीडियो है मेरे चैनल पे पड़ी है, 3 मिनट शायद 56 सेकंड की वीडियो है, ठीक। कोई भी ऐसी प्रमोशन की वीडियो देखना, मैं सीधी कट टू कट बात रखता हूं। आधा आधा घंटा, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे की प्रमोशनल वीडियो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। बहुत रेयर ही मैं पेड बैचेस की प्रमोशन करता हूँ, बहुत रेयर ही अपनी किताबों की प्रमोशन करता हूँ। आपने देखा होगा वो भी। अब मेरे एक काम करना, मेरे चैनल पे जाके देखना पेड बैच के प्रमोशन की वीडियो 12 मिनट में बैच के बारे में, ये इसमें ये है बता के मैं निकल जाता हूँ। उसको लेना होगा भैया ले लेगा, ठीक है। कोई इमोशनल ज़्यादा ये वो, मैं तो आप ही के लिए सोता हूँ जगता हूँ, सीधी कट टू कट बात है। ये 2 किताबें आती हैं भाई साहब, ये ग्रामर के क्लास नोट्स हैं, ये ग्रामर की प्रैक्टिस की किताब है। आपको अच्छी लगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सैंपल पीडीएफ का लिंक है, आप देख लो। आपको अच्छी लगती है, वर्थ इट लगती है, मंगाओ, यूज़ कर लो, बात खत्म। अभी भी देख लेना, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो बाई चांस सेल चल रही हो तो थोड़े से डिस्काउंट मिल जाएंगे, देख लेना, ठीक है। इस किताब पे मैं काम कर रहा हूँ। ये जो आप कंटेंट आरसी प्रो वाली सीरीज में देख रहे हो, इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा कंटेंट प्रैक्टिस का, जब ये पूरी हो जाएगी 2-2.5 महीने में मैं आपको बता दूंगा। आ जाइए, आज मुझे याद रह गया है, क्वेश्चन के लिए पहले आपको टाइम देना है, ठीक है। पैसेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, और जो थोड़ा मोटा डिफिकल्ट वाला पोर्शन था भी, वो तो अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अब तो हो जाने चाहिए, है ना। कुछ बच्चे ना बीच में ऐसे भी कमेंट करते हैं कि सर पूरा पैराग्राफ का भी मीनिंग बताने से पहले ना क्वेश्चन हमें अपने आप ही करने दिया करो। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो मेरे बिना मीनिंग बताए खुद क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप ना वीडियो आगे स्लाइड कर लिया करो। ऐसे जैसे मैं टाइम देता हूँ ना, उस टाइम पे आप वीडियो स्लाइड करके पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया करो। क्योंकि अगर बच्चे मैं सबको ये करने दूंगा ना, तो जो बेचारा बिगिनर हिंदी मीडियम का बच्चा है, बिना मेरे मीनिंग बताए खुद उसको 20-30% मीनिंग समझ में आएगा, 30% मीनिंग के दम पे वो क्वेश्चन करने निकलेगा, उसके नंबर भी 20% आएंगे, 10 में से 2 नंबर आएंगे। वो बेचारा पहले ही इस पोर्शन से डरता है, वो 10 में से जब 2 नंबर आएंगे वो रो के छोड़ ही देगा। ये वीडियोस का मेन मकसद ये है कि अब मैं आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ला पाऊं कि यस आई कैन डू दिस। इसलिए मैं बिना मीनिंग बताए आपको क्वेश्चन नहीं दिखाता हूं। फिर भी जिसका लेवल अच्छा है, जो देखना चाहता है, अपना सीधा स्लाइड करके आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन वाली मतलब पैराग्राफ वाली स्लाइड देखी, सीधा आगे यूट्यूब को डंडी से खिसका ऐसे आगे और देख ले अपना, कौन रोक रहा है तुझे।
चलो जी करिए अटेम्प्ट। पॉज बटन दबाते जाओ और देखो 10 में से कितने ठीक होंगे, देखते हैं आज। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। आ जाओ अब मैं डिस्कस कर देता हूँ। और एक छोटी सी बात और मेरे भाई, ये वीडियोस वगैरह ना थोड़ी शेयर कर दिया करो, ठीक है। अब ये वीडियो ना बहुत दिन बाद आई, मतलब मैंने कहा था कि वीक में मैं 2-3 वीडियोस डाल लूँगा, लेकिन पिछले हफ्ते एक ही वीडियो आ पाई। कुछ तो देखो मेरी साइड से भी कुछ कमी रही, थोड़ी तबीयत बीच में ख़राब रही है जो भी, लेकिन ये जो होता है ना थोड़ा सा एक मुझे भी दिखता है कि हाँ यार बच्चे डिमांड कर रहे हैं, कमेंट्स आते हैं सर प्लीज़ वीडियो डालो, है ना, कितने दिन हो गए वीडियो नहीं आई, प्लीज़ डाल दो। जब आप देखते हो कि वीडियो के ऊपर अच्छे खासी एंगेजमेंट आ रही है, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो एक टीचर को भी मोटिवेशन लगता है कि हाँ यार ठीक है, ये वाले कंटेंट से चैनल की ग्रोथ होगी, अच्छा लग रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, तो लेट्स डू दिस। और लगेगा नहीं यार अब भाई व्यूज़ ही नहीं आ रहे उस कंटेंट पे इतने, तो फिर टीचर भी सोचेगा कुछ और वीडियो डाल, है। और और कुछ ऐसे शूट करके वीडियो डालो, रील डालो, उस पर भैया 5 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, तो फिर सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का वही मतलब, वही काम करने का मतलब निकलेगा। भाई अपने आप कर लिया करो, ठीक है। जितना आप एंगेजमेंट दिखाओगे, जितना आप शेयर करोगे, जिससे व्यूज़ आएंगे, उतना ही मैं मोटिवेटेड फील करूंगा जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए। सीधी प्रैक्टिकल बात है। आ जाओ जी। वट डज रोल आउट द रेड कारपेट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ये पैसेज में जो फ्रेज यूज किया गया, रोल आउट द रेड कारपेट, इसका पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है। हालांकि मैंने साफ साफ बता दिया, तो अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो गया होगा। इंपोज हाई टैक्सेस ऑन ऑयल एंड गोल्ड टू कट इंपोर्ट्स एंड सेव डॉलर्स। इस सेंटेंस का, इस फ्रेज का मतलब यहां पे ये है क्या कि बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दो ऑयल और गोल्ड पे ताकि इंपोर्ट कम हो जाए और डॉलर बचे। वेलकम करो फॉरेन मेकर्स को पॉलिसी सपोर्ट के साथ ताकि यहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। यही मतलब था इसका, कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन मेकर्स हैं, उनको पॉलिसी वगैरह में थोड़ी रिलैक्सेशन दो ताकि वो यहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट हो। कैश ट्रांसफर करो फॉर्म्स को बाय हाई इनपुट कॉस्ट, हिट बाय हाई इनपुट कॉस्ट। ऐसी ऐसी जो कंपनीज हैं, ऐसी जो फॉर्म्स हैं जो हाई इनपुट कॉस्ट के चलते जिन पर घाटा हो रहा है, उनको कैश ट्रांसफर करो। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। प्रमोट करो सोलर पंप को रूरल बेल्ट में ताकि फार्मर जो है वो डीजल यूसेज से हटें। बात ये ठीक है, लेकिन इससे तो कोई लेना देना नहीं ना। आपको ये फ्रेज कहाँ यूज हुआ, इसका क्या मतलब है, उससे वो लेना देना बताना था। सही गलत नहीं, इस फ्रेज का मतलब बताना था ना। विच मेजर इज सजेस्टेड टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड ऑयल। इनमें से क्या सुझाव दिए गए हैं जो इंडिया की डिपेंडेंस है इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर, उसको कम करने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। जीएसटी
रेट जो है वो बढ़ा दो वाइट गुड्स पे और ऑटोज पे टू कर फ्यूल डिमांड, जीएसटी बढ़ा दो इन चीज़ों पे ताकि फ्यूल की डिमांड कम हो जाए। ये क्या लॉजिक हुआ? पुश करो सोलर पंप्स को, ईवीज को, बायोफ्यूल को, और रुपये की डील साइन करो रशिया से। हाँ, ये बातें हुई हैं कि सोलर पंप को पुश करो, ईवी को पुश करो, बायोफ्यूल को पुश करो और डील कर लो रशिया से रुपये में डील करने के लिए। कट ईपीएफओ स्टॉक एक्सपोजर टू बूस्ट कैश ट्रांसफर टू लोअर एंड यूजर। ईपीएफओ स्टॉक एक्सपोजर को कट कर दो। वो कह रहा है ईपीएफओ बढ़ाओ स्टॉक, ईपीएफओ की मतलब साझेदारी बढ़ाओ स्टॉक में, तुम कह रहे हो कट, ये तो उल्टा हो गया। बैन कर दो कुकिंग ऑयल इंपोर्ट, ऐसी कोई बात नहीं भाई। वाई डज पैसेज से प्रीमियम डिमांड्स कैन ड्राइव ग्रोथ करंटली। पैसेज में ऐसा क्यों क्या कहा गया कि जो प्रीमियम डिमांड है ये ग्रोथ, ये पुश करेगी, ड्राइव करेगी ग्रोथ को फिलहाल की सिचुएशन में? ऐसा क्यों कहा गया कि जो कैश ट्रांसफर होते हैं सेंटर और स्टेट से, इनकी वजह से डिमांड वीक हो जाती है, बल्कि इसकी वजह से जो बची खुची डिमांड है थोड़ी मोटी जिंदा रह पाती है लोअर एंड टीयर में। प्रीमियम डिमांड की तो ये वाला एंड तो वैसे भी प्रीमियम डिमांड में आता ही नहीं है। पोस्ट जीएसटी गेन्स, ये जो पोस्ट जीएसटी गेन्स हैं वाइट गुड्स में, इन्होंने हैव मेड प्रीमियम बायर स्पेंड लेस। ये जो पोस्ट जीएसटी गेन्स हैं, कहने का मतलब पोस्ट जीएसटी के बाद जो डिमांड बढ़ी है, इनकी वजह से प्रीमियम बायर अब कम स्पेंड करते हैं। प्रीमियम बायर तो भैया उतना ही स्पेंड करते हैं चाहे कुछ भी होता रहे। प्रीमियम डिमांड जो है वो स्ट्रांग रहती है क्योंकि टॉप 1% जो है वो ऐसा फील करते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट बढ़ने में ये स्ट्रांग रहती। यही तो बात थी इसके अंदर, कि स्टॉक मार्केट में जब पैसा बढ़ता है तो उनको और लगता है कि हम और अमीर हो रहे हैं, इसलिए प्रीमियम डिमांड जो है वो हमेशा बढ़ी रहती है, स्ट्रांग ही रहती है। हाई इन्फ्लेशन और इनपुट कॉस्ट की वजह से उन्होंने फोर्स किया है फर्म्स को कि वो टॉप बायर्स को टारगेट करें। ये जो बढ़ती इन्फ्लेशन है और इनपुट कॉस्ट है, इन चीज़ों ने मजबूर किया फर्म्स को कि वो टॉप बायर्स को टारगेट करें। बात अपने आप में ठीक हो सकती है, लेकिन प्रीमियम डिमांड उस चीज़ को गवर्न करेगी, उसका तो कोई लेना देना। प्रीमियम, इस बात का लेना देना ये है, प्रीमियम डिमांड के दम पे ग्रोथ आगे ड्राइव हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि प्रीमियम डिमांड कम नहीं होती है। सिंपल बात ये थी जो कि सी ऑप्शन में लिखी गई। पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इंडिया के एनर्जी सेक्टर और ट्रेड स्ट्रेटजी के बारे में? एनर्जी सेक्टर और ट्रेड स्ट्रेटजी को लेके इनमें से कौन सी बात सही है? प्राइम मिनिस्टर ने सलाह दी है फार्मर्स को कि डीजल पंप का यूज करो, ये तो उल्टा हो गया। पैसेज एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल क्लियरली रिकमेंड करता है कि इंडिया को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए क्रूड ऑयल खरीदना, बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए, अवॉइड ही करो खरीदना रशिया से खास करके। ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं। ऑथर सजेस्ट करता है कि इंडिया को लॉन्ग टर्म ऑयल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चाहिए रशिया से इंडियन रुपीस में। हाँ, ऐसी बात तो हुई है। ईवी व्हीकल और बायोफ्यूल सेक्टर जो हैं, जो गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को गवर्नमेंट को डाउन प्ले करना चाहिए, लेस इंपॉर्टेंट दिखाना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए, बल्कि उल्टा लिखा है। इनको तो मेन थ्रस्ट एरियाज बोला है उसने, आप कह रहे हो डाउन प्ले करो। किसी चीज को डाउन प्ले का मतलब होता है उसकी इंपॉर्टेंस को कम दिखाना, उसकी वैल्यू को कम दिखाना। तो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो बातें बोली गई हैं बाकी सारी की सारी गलत है। ये एक बात एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड ठीक लिखी गई है इनमें। इंटरमीडिएट गुड्स, अब यही, अब जो बच्चे कहते हैं ना सर क्वेश्चन पहले दिखा दिया करो, है ना, अब सोचो एक बिगिनर बच्चा जो पहले ही उसके अंदर छाती में आरसी पोर्शन का इतना डर है, चीज समझ में नहीं आती, अब उसको इंटरमीडिएट गुड्स ये वाली बातें समझ में आई नहीं है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं अब 5, 6, 7, 8 नंबर वो उससे होंगे नहीं। थीम टोन टाइटल से भी वो डर रहा, उसके नंबर आए 10 में से 2 या 3, वो बेचारा तो पहले ही हाथ खड़े, वो यहाँ तो तैयारी था, वो तो बस तैयारी छोड़ने को, तुम लोग कतई हाथ खड़े करा दिए। धीरे धीरे ये पोर्शन ऐसा है मेरे भाई, ये टाइम मांगता है। जब आप पहला स्टेप क्या है कि आप डरना छोड़ोगे, डरना छोड़ोगे तो आप पढ़ना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे तो आपके मार्क्स भी धीरे धीरे बढ़ेंगे इस पोर्शन में। और इन वीडियोस का जो एक मेन मकसद है, अगर मैं पिन पॉइंट करूं तो वो यही है, आपको फील कराना कि यस आई कैन डू दिस। द ऑथर मेंशंस इंटरमीडिएट गुड्स मेनली टू शो दैट। ऑथर ने मेंशन किया है, जो इंटरमीडिएट गुड्स का उसने जिक्र किया, इंटरमीडिएट गुड्स का जो उसने जिक्र किया था उससे वो क्या दिखाना चाहता था? ग्रोथ इन व्हाइट गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स आफ्टर जीएसटी डिपेंड्स मेनली ऑन इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो ग्रोथ आई है, ये जो ग्रोथ आई है व्हाइट गुड्स में, यानी ये जो बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनमें और ऑटोमोबाइल्स में जीएसटी के बाद, ये इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंडेंट है।
देखो बात ठीक है कि इन दोनों के अंदर इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, लेकिन ये बात कहने का मेन मकसद ये था क्या? बात ये ट्रू है कि भैया ये जो वाइट गुड्स और ऑटोमोबाइल्स हैं इनमें इंपोर्टेड आइटम लगते हैं, बात ये ठीक है, लेकिन पहली बात तो ग्रोथ इंपोर्टेड आइटम की वजह से आई है, ऐसा तो नहीं। और दूसरी बात इंटरमीडिएट्स गुड वाली जो उसने लाइन बोली, क्या उसका मकसद ये था? और ऑप्शन पढ़ो, देखो आपको बात आएगी समझ। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जो है कम ऑयल बाय करें और गोल्ड कम यूज करें, इंपोर्ट एक्सपेंसेस को कम करेंगे, बात ये ट्रू है, बात ये ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि कम ऑयल खरीदें, कम गोल्ड खरीदें ताकि इंपोर्ट एक्सपेंस कम, बात ठीक, लेकिन इंटरमीडिएट गुड से इसका कोई लेना देना है? इंटरमीडिएट गुड वाली जो उसने बात बोली थी, क्या उससे लेना देना है? हायर एक्सपोर्ट्स ऑफ प्लास्टिक एंड कुकीज कैन कंप्लीटली बैलेंस हायर इंपोर्ट्स। ये जो हायर एक्सपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे प्लास्टिक का और कुकीज का, तो वो पूरी तरह से बैलेंस कर देगा हायर इंपोर्ट को। बात ये ठीक हो सकती है कि अगर ये कुकीज और प्लास्टिक अपन एक्सपोर्ट कर दें तो जो इंपोर्ट है उसको बैलेंस कर, बात ठीक है, लेकिन क्या इस बात से लेना देना है? अब पढ़ो, इंडिया इंपोर्ट्स में इंक्रीज एज द इकोनॉमी ग्रोज बिकॉज प्रोडक्ट्स लाइक क्रूड ऑयल आर यूज टू मेक अदर गुड्स। ये कहना चाह रहा था वो इस लाइन से कि आप, हमने पिछले पैराग्राफ में, उससे पिछले पैराग्राफ में जब ये वर्ड आया था वो उसमें बात करी थी कि डिमांड बढ़ाओ, अपनी कंजम्पशन बढ़ाओ, तो वो कहना चाह रहा है डायरेक्टली भी अगर इंपोर्ट नहीं करोगे ना इन चीजें, लेकिन अगर कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो जिन चीजों की आप डिमांड बढ़ा रहे हो, जो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो, उनमें इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट हैं वो भी इंपोर्टेड हैं, तो इसलिए इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। ये लाइन इंटरमीडिएट गुड जहां आई थी वहां पे ये लाइन यूज हुई। ये बाकी बातें झूठ नहीं है, लेकिन इनका इंटरमीडिएट गुड्स वाली लाइन से मतलब नहीं है, तो लाइन से मतलब है इस लाइन का। अभी अपने आप में थोड़ा ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द ऑथर्स एम्फोसिस ऑन प्रीमियम डिमांड। इनमें से कौन सी चीज सबसे बढ़िया एक्सप्लेन करती है ऑथर का जो एम्फोसिस है प्रीमियम डिमांड के ऊपर उसको? प्रीमियम कंज्यूमर जो है वो लेस अफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन और फिर भी स्पेंड करते रहते हैं, बात ठीक है जी, यही होना चाहिए आंसर। प्रीमियम प्रोडक्ट जो होती हैं उनमें लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, ये तो बात सही नहीं लग रही मुझे, और ऐसी कोई बात कहीं हुई भी नहीं है। प्रीमियम कंज्यूमर जो होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं स्पेंडिंग को, वो खर्च करना कम कर देते हैं जब स्टॉक मार्केट अच्छी चलती है, बल्कि उल्टा है। प्रीमियम गुड जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं बिना इंपोर्ट किए रॉ मटेरियल, ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई, ये बात थी जी। ये जो इनमें से कौन सी बात सबसे बढ़िया एक्सप्लेन करती, ऑथर ने जो एम्फोसिस दिया ना बार बार प्रीमियम डिमांड को, उस पे उस एम्फोसिस को कौन सी बात एक्सप्लेन करती है कि प्रीमियम कंज्यूमर जो होते हैं उनकी डिमांड कोई फर्क नहीं पड़ता उस पे महंगाई वगैरह से, इसलिए वो बार बार प्रीमियम डिमांड पर स्ट्रेस दे रहा था। इनमें से कौन सी चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइटेड एज अ स्ट्रेटजी टू लेवरेज रूपी डेप्रिसिएशन? बढ़िया सवाल है, बहुत लोगों का गलत होगा। ये कह रहा है कि जो रूपी की वैल्यू घट रही है, रूपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है, उसको केटर करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बताई थी उसने, ठीक है। तो इनमें से कौन सी वो स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। आओ पढ़ते हैं। मेकिंग इंडियन एक्सपोर्ट्स चीपर टू गेन ग्लोबल मार्केट शेयर इन की सेक्टर्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी थी, पहली स्ट्रेटजी थी, उसने बोला था टू स्टार्ट विद। क्या होगा कि इंडियन एक्सपोर्ट चीपर हो गए तो उससे क्या कर सकते हो आप, ग्लोबल मार्केट शेयर, एक्सपोर्ट अपना बढ़ा लो ताकि फॉरेक्स रिजर्व आए आपके पास, तो ये तो एक स्ट्रेटजी तो उसने बताई थी, तो ये वाली बात तो देखो ट्रू है। नॉट साइटेड लिखा हुआ है, अट्रैक्ट करो फॉरेन मेकर्स को ताकि यहां पे शॉप, ये सेकंड नंबर पे पॉइंट लिखा था उसने कि भैया क्योंकि रुपये की वैल्यू घट गई तो बाहर की कंपनीज के लिए यहां प्लांट लगाना सस्ता हो गया, तो उनको अट्रैक्ट करो, रोल द रेड कारपेट, साफ साफ लिखा था। अच्छा जी, काउंटरिंग, लास्ट वाला पढ़ देता हूं पहले। काउंटरिंग फॉरेन टूरिस्ट, जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, मेडिकल टूरिस्ट हैं, उनको बुलाओ ताकि यहां पे डॉलर आएगा, ठीक। रेजिंग ईपीएफओ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स टू बूस्ट वेल्थ इफेक्ट फॉर टॉप 1%। ईपीएफओ इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो स्टॉक्स के अंदर, ईपीएफओ इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो स्टॉक के अंदर, उससे क्या होगा, स्टॉक में ज्यादा पैसा डलेगा, स्टॉक में ज्यादा पैसा डलेगा तो स्टॉक ग्रो करेगा, स्टॉक ग्रो करेगा तो टॉप 1% वेल्थियर फील करेंगे, जिसको वेल्थ इफेक्ट करे। बात ये भी सही है, बातें ये सारी सही है, लेकिन ये वाली बात जो रुपये की घटती हुई वैल्यू है उसको केटर करने के लिए ये बात बोली, ये बात बोली, ये बात बोली,
ये बात उसने बोली थी डिमांड को हाई करने के लिए, रुपी के गिरते वैल्यूएशन को केटर करने के लिए ये ए बी और डी बोली थी। ये ईपीएफओ वाली बात उसने बोली थी कंजम्पशन के लिए, अगर आपको याद हो तो। इसने स्पेशली ये पैराग्राफ शुरू किया था कि इसके बारे में क्या ख्याल है जी, व्हाट अबाउट द कंजम्पशन डिमांड, कंजम्पशन डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करोगे। वहां पे ये सारी बातें हुई हैं ये ईपीएफओ इन्वेस्टमेंट वाली। रुपी की डेप्रिसिएशन को केटर करने के लिए जो पॉइंट इसने बोले थे वो थे जी अपने ए बी और डी। यानी ये वाली बात गलत, वैसे बात गलत नहीं है, लेकिन इस चीज के अकॉर्डिंग रुपी के डेप्रिसिएशन को लेवरेज करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए जो पॉइंट्स बोले उनमें से कौन सा पॉइंट नहीं है ये बताना है। तो ये आएगा जी ऑप्शन। हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इंडिया की इंपोर्ट सिचुएशन को अगर देखें तो, गोल्ड, ऑयल, गोल्ड, फर्टिलाइजर, कुकिंग ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लेस देन अ क्वार्टर बनाते हैं। इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट बिल बनता है उसका क्वार्टर 25% से भी कम जो है वो ये तो आधा बनाते हैं। साफ साफ लिखी हुई थी लाइन, तो गलत हो गया। अ राइज इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजप्शन विल नेचुरली कॉज इंडियाज इंपोर्ट बिल टू श्रिंक। अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाए, अपने इंडिया लेवल पे ही मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन होने लग जाए, तो इसकी वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल कम हो जाए। बात ये ठीक है, बात ये ठीक है अपने आप में, लेकिन यहां पे समझना, इसमें जो स्पेशली लिखा ना, विल नेचुरली कॉज अ राइज इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन विल नेचुरली कॉज इंडियाज इंपोर्ट बिल टू श्रिंक। इसमें एक फैक्टर ये है कि अगर यहां पे कंजम्पशन बढ़ेगी भी ना, तो भी अगर मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन करना शुरू भी कर दें यहां पे, तो इंटरमीडिएट गुड्स, वो चीजें मैन्युफैक्चर करने में जो चीजें लगती हैं वो इंपोर्ट करते हैं। स्पेशली इसने लाइन बोली थी, देखो यहां पे तो मैं दिखाता हूं, गलत नहीं है अपने आप में, पूरी तरह से गलत नहीं है स्टेटमेंट, लेकिन इस लाइन को देखो आप। इसने बोला कि अगर इफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंजम्पशन बढ़ती है, इंडिया का इंपोर्ट बिल फिर भी बढ़ता हुआ रह सकता है। क्यों? ये इंटरमीडिएट गुड्स की वजह से, ये कहना चाह रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइन पूरी तरह गलत नहीं है कि भैया अपने यहीं कंजम्पशन होगी, अपने यहीं प्रोडक्शन होगी, तो इंपोर्ट बिल तो ऑब्वियसली कम होगा ही, क्योंकि कुछ ही चीजें तो इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट गुड पूरा ओवरऑल तो इंपोर्ट नहीं कर रहे। बात पार्शियली ठीक है, मतलब 80% ठीक बात है। और पढ़ते हैं ऑप्शन। हायर इंपोर्ट कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी बैलेंस्ड आउट बाय एक्सपोर्ट अर्निंग्स। ये जो इंपोर्ट कॉस्ट अपनी बढ़ रही है, ये जो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है किस वजह से? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो उसको बैलेंस आउट नहीं कर सकते आप एक्सपोर्ट अर्निंग से। साफ लिखा उसने, बैलेंस आउट कर सकते हो कि वही उसी पैराग्राफ में ये लाइन लिखी थी कि जो इंपोर्ट की वजह से ये इंपोर्ट जो बढ़ रहा है, देखो इंडियाज इंपोर्ट बिल में गो अप बट हायर इंपोर्ट कुड बी इजीली ऑफसेट बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट अर्निंग। साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये वाली बात भी सही नहीं है। गवर्नमेंट ने क्लियरली एक्सप्लिसिटली कहा है अपने सिटीजन्स को कि वो अपनी कंजम्पशन घटाएं, ऑयल की, गोल्ड की, फर्टिलाइजर की और कुकिंग ऑयल की। अब देखो समझना, ये वाली जो बातें, ये दो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये वाली बात 80% ठीक है, 20% इसमें इंटरमीडिएट गुड्स वाली बात को लेकर ये पूरी तरह पूर्ण सत्य नहीं है, और ये वाली बात पूर्ण सत्य है। इसलिए इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो डी है। समझना मेरी बात, ये वाली बात पैसेज में डायरेक्ट कहीं नहीं लिखी गई है, ये हमें पता है, ये हमें नेचुरली पता, और ये वाली बात पैसेज में डायरेक्टली लिखी गई है, इसलिए मैं इसको प्रायोरिटी दे रहा हूं। और ये वाली बात में दूसरी बात पता में, लेकिन इसमें भी 20% अभी वो इंटरमीडिएट गुड्स की वजह से बात पूरी तरह से सत्य भी नहीं है। तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। 7, 8 और 5 नंबर जो है मेरे भाई, ये थोड़े से ट्रिकी है, 5, 7 और 8। इसीलिए मैंने कहा था पैराग्राफ भले ही आज का थोड़ा सा इजी हो, देखते हैं किसके 10 आउट ऑफ 10 आते हैं। अब ये टोन वाले क्वेश्चन मैं पिछली काफी क्लासेस से आपको करा रहा हूं, ठीक है। और एक ये वाला क्वेश्चन, ये भी इजी है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करेंगे। पिछला जो कराया था मैंने, इसकी पिछली क्लास थी, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत हुआ था भाई। उसके अंदर मेरे भाई सिंस को देखते ही लोगों ने सोचा कॉम्प्लेक्स बन गया, लेकिन वो सिंस वहां पर प्रीपोजिशन था। एंड को देखते ही लोगों ने सोचा एंड को देखते ही तो भैया कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन मेरे भाई वो एंड वहां पर दो क्लॉजेस को नहीं, दो शब्दों को जोड़ रहा था।
पिछली क्लास में जिन्होंने क्वेश्चन नहीं देखा उसको देखना। सिंस वहां प्रीपोजिशन था और एंड वहां कंजंक्शन था, लेकिन वो दो नाउन्स को जोड़ने वाला कंजंक्शन था, वो दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला कंजंक्शन था ही नहीं, इसलिए उसका सही आंसर सिंपल था पिछली क्लास में। ठीक है, तो उसको भी दोबारा देखना और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करना और अपना स्कोर भी कमेंट करना भाई। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जितनी ऑब्वियस बात है यार, हर बंदा काम करता है कुछ आउटपुट के लिए। ठीक, आपके पेरेंट्स काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मंथ के एंड पे सैलरी आएगी। तो इन वीडियोस को डालने के लिए मेरे को भी कुछ मोटिवेशन चाहिए, जितना आप इनको शेयर करोगे और थोड़ा सा मुझे भी दिखता रहे, पता रहे कि हाँ लोग देख रहे हैं यार, डिमांड बनी है। 50-100 ऐसे कमेंट्स आते हैं, सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, सर डाल दो। तो मेरे अंदर भी होता है कि यार हाँ ठीक है करते हैं। जब लगता है भाई किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा तो मैं भी सोचूंगा फिर कुछ और सीरीज शुरू करते हैं। ठीक, तो देख लेना भाई। ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में।